Welcome back to Nimbus online platform दोस्तों. As you know, we are covering the class 7th of Geography NCERT. So उसके अंदर हमारा एयर जो है चैप्टर चल रहा है जिसका ठीक है. उसके अंदर हमने उस एयर चैप्टर को दो पार्ट्स में बांटा है. पहले पार्ट में जो है एटमॉस्फेयर वाला पोर्शन जो कवर करना था उसका हमने स्टार्ट कर दिया है कि जो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ एयर क्या हैं वो सारा लास्ट लेक्चर में देखा. उसके अलावा हमने क्या देखा कि बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, कौन कौन सी मेजर गैसेस है, कैसे प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है, वो लास्ट लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. सो बेसिकली ये तो है पहले ही पार्ट का, जो चैप्टर के पहले ही पार्ट का सेकंड हिस्सा है. ठीक है, सेकंड पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में आएगा. सो पहले ही पार्ट का जो सेकंड है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर जो है दैट इज नॉट यू कैन से यूनिफॉर्म. जो गैसेस जो है अलग अलग डेंसिटी में प्रेजेंट, ऐसा नहीं है कि एक सहारा डेंसिटी, मतलब जितने एटमॉस्फेयर की जो जितनी भी चौड़ाई है उस सारी चौड़ाई के बीच में जो गैसेस की डेंसिटी बराबर है, नहीं, ऐसा नहीं है. सो डेंसिटी वेरीज, फर्स्ट थिंग. सो अब कहाँ पे सबसे ज्यादा डेंस होगा, जो गैसेस कहाँ से सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी? अर्थ के बिल्कुल पास जो है डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी. दैट इज ड्यू टू दी ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है खींच के रखेगा अपने पास जो गैसेस को, इसलिए वहां पे अर्थ के सबसे पास जो है डेंसिटी ज्यादा होगी. देन जैसे जैसे हाइट पे ऊपर जाएंगे वो डिक्रीज होती जाएगी. ठीक है, जो एटमॉस्फेयर वो रेरिफाइड होता जाएगा. ठीक है, सो अब इसके बेसिस पे आगे हमने लेयर्स में बांटा हुआ है एटमॉस्फेयर को. सो जैसे सबसे पहले है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. सो इसकी मैंने एग्जांपल क्या दी थी आपको, कैसे याद रख सकते हैं? द सुपरमैन्स टेलीविजन एक्सप्लोडेड. ठीक है, टी फॉर दी, मतलब कि दी इसको कंप्राइज करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप नोट डाउन कर सकते हैं. दी सुपरमैन television exploded. So this is the mnemonics that you can learn के सबसे पहले troposphere, then stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere and so. ठीक है, ये तो पहली चीज हमने नोट डाउन कर ली. अब दूसरी चीज क्या है? जहां पे ट्रोपोस्फियर खत्म होगा उसको ट्रोपोपोज बोल देंगे, जहां पे स्ट्रेटोस्फियर खत्म होगा वहां को स्ट्रेटोपोज बोल देंगे, और यहाँ पे मीजोपोज बोल देंगे. ठीक है, तो इस तरीके से पोज में बांट लिया, मतलब कि यहाँ पे उन्होंने एक तरीके का पर्टिकुलर इस पोज के बीच में पर्टिकुलर की नेचर फाइंड आउट की, तो हमने ऐसे इस तरीके से इसको बांट लिया. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग कि इसको हमने इसका नामकरण तो करें. सबसे पहले तो लेयर्स का ये हो गया हमारा नामकरण. अब सेकेंड थिंग इज कि जब हाइट के में जाते हैं हम तो टेम्परेचर कैसे जो है इंक्रीज डिक्रीज होता है. ठीक है, तो क्या नेचर है सबसे पहले तो ये जानेंगे, और रीजंस क्या है जब हम डिटेल में एक एक करके लेयर देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि क्या रीजन है उसके पीछे. सो स्टार्टिंग विद द सरफेस ऑफ द अर्थ. सरफेस ऑफ द अर्थ से ही ऊपर सबसे पहले कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस, मेसो, थर्मो, एज यू नो. अब याद रखना, ट्रोपोस्फियर से जैसे ही हम हाइट बढ़ती है, जैसे ही हम ऊपर हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या है, वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? ऑब्वियसली डिक्रीज होता है. एज यू नो, जैसे ही हम हाइट पे जाते हैं, जैसे ही हम मान लो कि आप पहले प्लेन एरिया में रहते थे, तब आप हिल स्टेशन में शिमला चले गए. शिमला में क्या है? ठंड है. ठीक है, अब क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या है, विद द हाइट डिक्रीज होता है. टेम्परेचर मतलब अल्टीट्यूड के साथ भी, मैंने बताया था एक बार आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर्स में कि अल्टीट्यूड के साथ भी जो है हमारे जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जिसके कारण हिमालयाज आर सो कोल्ड, जिसके कारण जो हमारे इंडिया के बीच में ग्लेशियर्स प्रेजेंट है. जस्ट इमेजिन, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल पास वाले एरियाज में ग्लेशियर्स प्रेजेंट है. एक तो अल्टीट्यूड करके जो है टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन बीइंग कि अगर आप लैटिट्यूड वाइज ऊपर चले जाते हैं, नॉर्थ पोल में चले जाते हैं, या लैटिट्यूड वाइज बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, साउथ पोल में चले जाते हैं, तो उस केस में भी क्या है, वो जो है हमारा टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है, जिसको हम टेम्परेट जोन बोल देते हैं, और पोलर रीजन्स बोल देते हैं. वहां पे क्या है? फ्रीज्ड है, फ्रिजिड जोन जिसको बोल देते हैं. सो दिस वाज अबाउट दी टेम्परेचर. ट्रोपोस्फियर में क्या है? टेम्परेचर पहले डिक्रीज होगा,
पर ये जानने वाली बात है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, उसको बोल देते हैं ट्रोपोपोज, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। उसके बाद में टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में विद हाइट, जैसे जैसे हम स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर जाएंगे, विद हाइट जो है टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ट्रोपोस्फियर से बिल्कुल उल्टा करेक्टर। देन कम्स मीजोस्फियर। मीजोस्फियर में फिर विद हाइट कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देन कम्स थर्मोस्फियर, इसमें फिर इंक्रीज, मतलब जिग जैग होता जाएगा। और जब एक्सोस्फियर में इंक्रीज होता जाएगा, एक्सोस्फियर में थर्मोस्फियर वाला ही करेक्टर रहेगा, ठीक है, ये याद रखना है। एक्सोस्फियर में, इसके बाद थर्मोस्फियर के बाद होगा एक्सोस्फियर, उसका करेक्टर भी क्या रहेगा, थर्मोस्फियर वाला ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि कैसे, ठीक है। अगर आपको एक याद हो जाता है कि ट्रोपोस्फियर विद हाई टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, फिर बाकी सारे आपको याद रखने बहुत ही इजी है। पहले डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज एंड देन इंक्रीज, जो है लास्ट में रह गया वो तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू रिमेंबर द टेम्परेचर चेंज। अब जो आप ये स्ट्रक्चर आई होप आप समझ पाए हो, ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। नो डाउट इस चैप्टर में डिस्कस नहीं किया गया। सो सबसे पहली जो लेयर है दैट इज दी ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की बात कर लेते हैं। अब ट्रोपोस्फियर जो है, इसी लेयर में जो है हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। मेजर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है कहां पे प्रेजेंट, ट्रोपोस्फियर में। हम सांस ले रहे कहां पे, अर्थ की सरफेस के बिल्कुल ऊपर, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। अब कितनी ऊपर तक ट्रोपोस्फियर पाई जाती है? सो द ट्रोपोस्फियर की हाइट कितनी, एवरेज हाइट कितनी, 13 किलोमीटर। ऑन एन एवरेज 13 किलोमीटर की हाइट तक जो है हमारी ट्रोपोस्फियर पाई जाएगी। और जनरली इट वेरीज फ्रॉम 8 किलोमीटर टू 18 किलोमीटर, ठीक है। सो अब कहां पे 8 किलोमीटर है, कहां पे 18 किलोमीटर है, ये जानने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम से। अब देखो, जो इक्वेटर्स के पास, दिस इज द इक्वेटर एज यू नो, तो इक्वेटर के पास ये चौड़ाई जो है ट्रोपोस्फियर की, जो लेंथ है, मतलब विड्थ है जो एयर की, वो है ज्यादा, ठीक है। वहां पे इक्वेटर के पास ज्यादा पाई जाएगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, नॉर्थ पोल्स की तरफ जाएंगे, वो जो है थिकनेस जो है ट्रोपोस्फियर की वो कम होती जाएगी। देखो पोल्स में बहुत ही कम है थिक, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ही कम थिकनेस है और यहाँ पे कितनी ज्यादा थिकनेस है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर। अब ऐसा क्यों, ठीक है, हमारे चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, पर यू नीड टू नो कि व्हाई दिस इज थिकनेस इज मोर एट द इक्वेटर। सो बेसिकली होता क्या है, इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा सन जो है, इंसोलेशन जो है वहां पे प्रेजेंट होती है। सन जो है सीधा जो रेज अपनी थ्रो करता है इक्वेटर के पास, इसलिए वहां पे जो जो हमारी जो एयर है वो ज्यादा राइज करती है, वो ज्यादा ऊपर तक राइज करती है, बिकॉज द हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट्स बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। मतलब यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट क्रिएट होता है। मैंने आपको याद है लास्ट लेक्चर्स में एक डायग्राम दिखाई थी जिसमें एक चाय, एक पानी का पैन था, नीचे से गर्म हो रहा था, और मैंने बोला था कि सर्कुलरी मोशंस, प्लेट टेक्नोलॉजिक्स में बताया था। वैसे ही कन्वेक्शनल करंट्स जो हैं वो यहाँ पे भी क्रिएट होते हैं, ठीक है, वो विल सी। अब वो मैंने बताया क्यों हो रहे थे, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस था। मैंने तब भी बताया था कि टेम्परेचर डिफरेंस कारण जो कन्वेक्शनल करंट्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है टेम्परेचर हाई है और जो पोल्स में टेम्परेचर लो है, इसलिए वो कन्वेक्शनल करंट्स क्रिएट हो रहे थे, ठीक है। तो एनीवेज, तो दिस इज द रीजन, जो सबसे पहला तो कन्वेक्शनल करंट्स क्रिएट होते हैं, उसके कारण जो हाइट जो है इंक्रीज हो रही है हमारी। एयर इज लेस डेंस इन द इक्वेटर रीजन देन द पोल्स। अब पोल्स में डेंसिटी ज्यादा है। मैंने ये भी एक एग्जांपल बताई थी कि जब सर्दी होती है तब क्या होता है, सब सारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं अपने आप को, ठीक है। हमने ये एग्जांपल कहाँ पे देखी थी कि रॉक्स में जब पानी, आइस वेजिंग में ये चीजें हमने देखी थी, थर्मल एक्सपेंशन में सॉरी ये चीजें देखी थी कि जब हम वेदरिंग का फिनोमेना कर रहे थे, ठीक है। तो क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था अपने आप को, जो हम सर्दियों में हर चीज अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। आइस वेजिंग में तो डिफरेंट था, वहां पे आइस का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, इसलिए वो टूट फूट हो गया। बट जो है एक जो है थर्मल एक्सपेंशन में क्या हो रहा था, सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट कर दे रही थी कोई भी चीज। तो यही यहाँ पे होता है, जो यहाँ पोल्स के पास जो रीजन है वहां पे जो मोलिक्यूल्स है, आप एयर के मोलिक्यूल्स है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, कंप्रेस कर लेंगे, इसलिए यहाँ पे जो है
लेयर जो है थिन है, यहाँ पे जो है थिक है। तो ये दिस इज द डिफरेंस। डेंसिटी कहाँ पे लेस डेंस यहाँ पे होगा ऑब्वियसली। डेंसिटी का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे तो सारे दूर दूर हैं आपस से, ठीक है। जब गर्मी होती है सारे एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं, जब सर्दी होती है सारे एक दूसरे के पास पास आते हैं। तो सेम गोज विद द एयर मोलिक्यूल्स। यहाँ पे एयर मोलिक्यूल जो है आप सारे आपस से दूर दूर भागेंगे इस इक्वेटर के पास, इसीलिए ये क्या थिकनेस ज्यादा है, इसलिए जो है डेंसिटी क्या है कम। यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा क्यों है, क्योंकि सारे पास में आ जाएंगे, डेंसिटी क्रिएट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। कोई पूछ ले वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि व्हाई ग्रेटेस्ट एट इक्वेटर ट्रोपोस्फियर। सो ये भी आ सकता है कि आपको बोले कि ट्रोपोस्फियर इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर द अर्थ। क्या यूनिफॉर्म नहीं है, हमने देख लिया कि डिफरेंस है। नेक्स्ट इज दिस लेयर कंटेन द डस्ट पार्टिकल्स एंड द वाटर वेपर्स। अब आपको पता है जितने भी इवेपोरेशन होती है, पानी जो है इवेपोरेट करता है नदियों से, लेक से, वो कहाँ पे इवेपोरेट करके जाता है, इसी ट्रोपोस्फियर में तो आता है। हमारी आस कभी बोलते हैं ना कि नमी ज्यादा है, हवा में नमी ज्यादा, हवा में नमी कम है। वो कैसे पता लगता है, क्योंकि वो ट्रोपोस्फियर में ही है जो ह्यूमिडिटी है। तो डस्ट पार्टिकल्स भी क्या है, दुनिया भर के व्हीकल्स चलते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, पार्टिकल्स क्रिएट करते हैं, सॉइल की हवा चलती है, आंधी आती है, विंड के साथ भी डस्ट पार्टिकल्स जो है उड़ते हैं। सो दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द ट्रोपोस्फियर। ऑल चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन दिस लेयर। मैंने बोला विंड की बात करी। अब जो विंड है, हवा चलनी, ठीक है, हवा को देख तो सकते नहीं, हवा महसूस कर सकते हैं। वो महसूस हो पा रही है, कहाँ पे महसूस हो रही है, वो इसी स्फीयर में महसूस हो पा रही है, मूव कर रही है विंड। उसी से ही सारे जो है आगे क्लाइमेट वेदर फिनोमिना क्रिएट होते हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। The temperature in this layer decreases at the rate of 1 degree for every 165 meter. So very important कि जो टेम्परेचर जो है जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, मतलब हमने 165 मीटर ऊपर गए तो 1 डिग्री कम हो गया, उससे 165 मीटर ऊपर हुए तो और 1 डिग्री कम हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू द ट्रोपोपोज, ठीक है। ऐसा चलता रहेगा। तो टेम्परेचर इन दिस लेयर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज यू नो, ठीक है। तो बेसिकली अब ऐसा क्यों है, डिक्रीज क्यों हो रहा है कि अब मैंने बोला था ना, आपको बताऊंगा डिटेल में कि ये ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ऐसा क्यों। सो द डिक्रीज इज बिकॉज के जो अर्थ की, मैंने क्या बताया था जब लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि जब इंसोलेशन आती है अर्थ की सरफेस सबसे पहले जो है हीट अप होती है। अर्थ की सरफेस के पास सबसे पास जो गैस होगी वो सबसे ज्यादा उसका टेम्परेचर हाई होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा गैसेस का, ठीक है। बिकॉज surface gets heat up due to the that insolation process। तो इस करके जो है हमारा एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे फिर वो ट्रांसफर करेगी हीट को ऊपर तक, और इसीलिए जो नीचे वाली जो लेयर होगी सबसे गर्म होगी, जो हमारे ट्रोपोस्फियर में, और उससे ऊपर चले जाएंगे वो कम होती जाएगी, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो 2 क्वेश्चन यहाँ से हमने कवर किए, ठीक है। एक तो थिकनेस के बारे में और एक टेम्परेचर के बारे में, कैसे चेंज होता है, ठीक है। और that this layer is very important। then comes tropopause। मैंने बोला क्या था कि एक पोज आ जाता है, तो लेयर खत्म होती है, उसको बोलते हैं ट्रोपोपोज, ठीक है। याद क्या रखना है, सिंपल और यही चीज याद रखनी है कि इस जो इस अगर हम पोज की बात करें, इस ट्रोपोपोज में जो है टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे हमने देखा ना ट्रोपोस्फियर में तो डिक्रीज हो रहा था कि ना विद हाइट, इसमें डिक्रीज नहीं होता, थोड़ा सा कांस्टेंट रहता है। द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फियर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फियर इज नोन एज द ट्रोपोपोज। द एयर टेम्परेचर एट ट्रोपोपोज इज अबाउट -80 डिग्री ओवर द इक्वेटर एंड अबाउट -45 डिग्री ओवर द पोल्स, ठीक है। सो ये याद रखना है। जस्ट इमेजिन यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अगर एग्जामिनर डिटेल में क्वेश्चन डालता है कि इक्वेटर के पास तो -80 डिग्री है और पोल्स के पास -45 डिग्री है, ठीक है। सो इवन पोल्स को क्या होना चाहिए था, ज्यादा ठंडा होना चाहिए था, नहीं, ऐसा नहीं है, फिनोमेना इससे उल्टा है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। सो द टेम्परेचर हियर इज नियरली कांस्टेंट एंड हेंस इट्स कॉल्ड द ट्रोपोपोज, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट लेयर, दैट इज द स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फियर क्या है, स्ट्रेटोस्फियर ये वो ही लेयर है जहां पे ओजोन लेयर पाई जाती है। हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया, जितने भी प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं वो कहाँ पे उड़ते हैं, वो तो ट्रोपोस्फियर में उड़ते हैं, ठीक है।
जो ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है, इस स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। सो ओजोन लेयर का क्या काम है, ठीक है, ओजोन जिसको O3 बोलते हैं, इसका क्या काम है बेसिकली, it absorbs the ultraviolet radiations and shields life on earth from the intense harmful form of the energy। जो सन है ना हमारी, बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ यू कैन से एनर्जीज जो है एमिट करता है, ठीक है। उसके अंदर जो यूवी रेडिएशन है ना, मतलब यूवी भी एक काइंड ऑफ रेडिएशन है जो सन एमिट करता है, वन ऑफ द काइंड। उसको ब्लॉक कौन करता है, उस हार्मफुल रेडिएशन से कौन बचाता है हमें, सो ओजोन बचाता है। अगर स्ट्रेटोस्फीयर के आसपास ओजोन ना होता तो शायद जो है हम सभी को इस लाइफ एग्जिस्ट ना कर पाती, क्योंकि स्किन कैंसर से सारे मर जाते। तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हमने देखा था कि ओजोन लेयर की कमी थी, तो वहां पे स्किन कैंसर के केसेस कितने ज्यादा थे। तो इट्स वेरी हार्मफुल फॉर्म ऑफ द एनर्जी दिस यूवी रेडिएशन, याद रखना है, ठीक है। सो अगर हम बात करें ट्रोपोस्फियर से बात करें तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, ऑब्वियसली कम होगी, ठीक है, कम ही होगी ना। मैंने बोला कि अर्थ के सरफेस के सबसे पास डेंसिटी ज्यादा है, फिर कम होती जाएगी रिलेटिवली। So less density means little absorption of energy from the incoming UV radiations and will lead to the high increase in the temperature। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, जो राइज होता था कि टेम्परेचर भाई इंक्रीज क्यों हो रहा है इसमें स्ट्रेटोस्फियर में विद हाइट, जो है हमने क्यों कह रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रीजन क्या है टेम्परेचर इंक्रीज होने का। ट्रोपोस्फियर में तो विद हाइट कम हो रहा है, यहाँ पे आप कह रहे हो इंक्रीज हो रहा है, तो रीजन क्या है। सबसे पहली बात, फीचर क्या है कि इसका जो डेंसिटी है जो है वो है बहुत कम है, जो स्ट्रेटोस्फियर की डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। लेस डेंसिटी का क्या मतलब है, लेस डेंसिटी का मतलब है कि एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ही कम होगी। किस चीज की एब्जॉर्प्शन, अगर डेंसिटी कम है, अगर मोलिक्यूल्स ही नहीं है, तो मतलब कि जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करेगा, ठीक है। तो मतलब कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम यूवी रेडिएशन, ठीक है, वो लेस डेंसिटी मींस लिटिल एब्जॉर्प्शन। लिटिल एब्जॉर्प्शन से क्या होगा, अगर एब्जॉर्प्शन कम हो रही है तो जब भी वो थोड़ा सा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, जब भी थोड़ा सा भी हम लिटिल एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगी, उसी से उस लिटिल एनर्जी की एब्जॉर्प्शन से ही जो टेम्परेचर है हमारा ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या बात, मैंने फिर से बताता हूं कि सबसे पहले तो जो मोलिक्यूल्स है वो रेरिफाइड है, ठीक है, दूर दूर प्रेजेंट है आपस से, एज कंपेयर टू ट्रोपोस्फियर, ठीक, दूर दूर प्रेजेंट है। दूसरी चीज, अब डेंसिटी लेस होने के कारण क्या है, कहते हैं कि अगर थोड़ी सी भी अब्जॉर्प्शन हुई एनर्जी की, जस्ट थोड़ी सी भी अब्जॉर्ब, ये एनर्जी लेते हैं मॉलिक्यूल्स, लेके एक्साइट होते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं यूवी रेज को, तब उससे एकदम से टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब यूवी की एनर्जी से एकदम से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। सो यू कैन से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द यूवी रेडिएशंस दिस फिनोमेना हैपेंस विद द इंक्रीज इन द हाइट द टेम्परेचर ऑफ द लेयर इंक्रीजेस, ठीक है। सो जस्ट इमेजिन सबसे पास कौन सा, हम फिर से उस डायग्राम पे जाते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब स्ट्रेटोस्फियर की बात करते हैं। सन के सबसे पास वाला एरिया कौन होगा, सन से सबसे पास वाला एरिया है ये, जो सन से, और सन स्ट्रेटोस्फियर में सबसे दूर वाला एरिया कौन सा होगा, जो नीचे वाला। सन से सबसे पास होने का मतलब कि यूवी एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पे होगी, ऊपर वाले एरिया में, इसीलिए टेम्परेचर कहां पे ज्यादा होगा, इसी में, क्योंकि यूवी रेज किसको अटैक करेंगी, इस एरिया को, ठीक है। और सन से सबसे दूर कौन सा होगा, ये नीचे वाला, इसलिए टेम्परेचर कहां पे कम होगा, यहाँ पे नीचे कम होगा। तो दिस इज द सिंपल रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है। कि जो हमारा के स्ट्रेटोस्फियर है वो विद द हाइट टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज मीजोस्फियर। मीजोपोज के बारे में कुछ है नहीं है डिस्कस करने को, तो आई हैवंट टेकन दैट। सो मीजोपोज में क्या है, फिर से जो टेम्परेचर है स्टार्ट डिक्रीजिंग। अरे ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब अब पहले तो हमने देखा स्ट्रेटोस्फियर में तो फिर से विद द हाइट इंक्रीज हो रहा था टेम्परेचर, अब कहते हैं कि विद द हाइट फिर से डिक्रीज हो रहा है। तो ये रीजन क्या है इसका, सो बेसिकली कोल्डेस्ट, ये जो है हमारा डिक्रीज इस तरीके से हो रहा है कि इस हाइट के साथ कोल्डेस्ट टेम्परेचर ऑन द एटमॉस्फेयर जो पाया जाता है वो इसी में पाया जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है इस लेयर में है जो, क्योंकि डेंसिटी बिल्कुल नहीं है, जब जो मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट नहीं है,
ठीक है, मोलिक्यूल्स ही एक दूसरे से दूर हैं, तब जो है हमारा क्या कोई यूवी रेज कुछ भी नहीं कर पाएंगी, कोई भी रेडिएशन कुछ भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए जो है जो यहाँ पे विद द हाइट जो है टेम्परेचर जो है डिक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एटमोस्फेयर है डेंसिटी बहुत कम होने के कारण जो वो इम्पैक्ट हम स्ट्रेटोस्फेयर में देख रहे थे वो यहाँ पे नहीं देखेंगे। ठीक है, अगर बिल्कुल ही मोलिक्यूल यहाँ पे तो कम थे, डेंसिटी कम थी, जितनी भी थी उससे एक्साइट हो रहे थे यूवी रेज से, और वो जो है हीट अप कर रहे थे। यहाँ पे तो है ही नहीं, रेडिफाइड है यहाँ पे तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। और कोल्डेस्ट जो है, अगर हमने अर्थ में, हम कहेंगे अर्थ में कोल्डेस्ट एरिया कौन सा है, तो अर्थ में कोल्डेस्ट एरिया एटमोस्फेयर के इस पोर्शन में है, मीजोस्फीयर में। देखो -80 डिग्री तक वो है जो टेम्परेचर जा रहा है, -80 डिग्री तक। ठीक है, वन ऑफ द कोल्डेस्ट एरियाज, मतलब कि अगर हम बात करें। सो आई होप आपको ये समझ आया हो मीजोस्फीयर के बारे में। सो लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर, एज यू नो। हाइट कितनी है, विच एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। हाइट याद रखने की जरूरत नहीं है। सो व्हाई टेम्परेचर डिक्रीजेस, सो हीटिंग बाय यूवी ऑब्जॉर्प्शन बाय ओजोन फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ओजोन ही प्रेजेंट नहीं है, मैंने बताया जैसे वो मोलिक्यूल्स ही दूर दूर है, मोर ओवर ओजोन ही प्रेजेंट नहीं है जिससे हीट अप होना था, तो वो टेम्परेचर डिक्रीज होना ही होना था। सेकेंड थिंग, जो सेकेंड रीजन है टेम्परेचर डिक्रीज होने का, दैट इज CO2 ट्रेसेस जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। अब CO2 के प्रेजेंट होने से कूलिंग इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था CO2 के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी, बट इस केस में जो है CO2 के कारण जो है कूलिंग इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ने ग्लोबल वार्मिंग भी की, कार्बन डाइऑक्साइड ने कूलिंग इफेक्ट भी क्रिएट किया, रिफ्लेक्टिंग द हीट इनटू द स्पेस। हियर इट डू नॉट एक्ट एज द ग्रीन हाउस गैस, ये याद रखना। कार्बन ट्रेसेस यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सो एनीवेज दिस इज नॉट मेंशन्ड इन योर चैप्टर बिकॉज आई हैव पुट दिस इनटू दिस बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है जानना है कि व्हाट आर द रीजंस टेम्परेचर डिक्रीज होने के। हमारे चैप्टर में बस ये मेंशन्ड है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, क्या रीजंस है, इसके पीछे ये है रीजन इसका। अब इसके अलावा और क्या स्पेशल फीचर्स क्या है, जो मीटियोर्स याद है आपको इनिशियल चैप्टर्स में, यूनिवर्स वाले चैप्टर्स में जो मीटियोर्स करे थे, वो बर्निंग वहां पे कहाँ पे होती है, इसी जगह पे होती है मीटियोर बर्निंग, जो तारा टूटना यहीं पे होता है, वो शूटिंग स्टार्स एंड ऑल। ठीक है, और पोलर मीजोस्फेरिक जो क्लाउड्स है वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। अब ये क्लाइमेटोलॉजी में इसका रोल होता है, पोलर मीटियोस्फेरिक क्लाउड्स जो है। ठीक है, मतलब मीजोस्फेरिक क्लाउड्स जो है, जस्ट इमेजिन क्लाउड्स वैसे स्ट्रेटोस्फियर के पास प्रेजेंट होते हैं, बट ये ऐसे क्लाउड्स हैं जो मीजोस्फियर में प्रेजेंट हैं। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, PMCs, पोलर मीजोस्फेरिक क्लाउड्स। सो फिर से हम वही डायग्राम पे चलते हैं। सो दिस, यहाँ पे एरोप्लेन्स वगैरह चल रहे हैं, हॉट एयर बैलून्स चल रहे हैं। ठीक है, देन स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर आ गई, देन ये देखो मीजोस्फियर बर्न हो रहे हैं। ठीक है, देन थर्मोस्फियर जहाँ पे हम जो रेडियो सिग्नल्स वगैरह और सारे चल रहे हैं। देन इसके बाद तो हम स्पेस से ही मिल जाते हैं एक्सोस्फियर में तो। ठीक है, फिर से एक पोज आता है। ठीक है, मीजोपोज उसकी जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जानने को। सो उसके बाद आते हैं थर्मोस्फियर, जिसको हम आयोनोस्फियर भी बोल देते हैं। ठीक है, आयोनोस्फियर क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो गैस एलिमेंट्स है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो गैसेस गेट्स आयोनाइज्ड, so it contains electrically charged particle known as ions, and hence it is known as the ionospheres. Ions I hope आपको पता हो, आयंस कटायन साइंस में करते हैं हम, जिसपे चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं उन आयंस, उन एटम्स को बोल देते हैं आयंस। ठीक है, अनायन कटायन ये पढ़ते हैं ना साइंस में, जिस भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज होता है उसको आयन बोल देते हैं। तो वो चार्ज जो एटम्स है वो इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सन की हीट से वो जो है एटम्स होते हैं वो अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। सो दिस इज द रीजन। So radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. ये याद रखना है आपने, जो भी रेडियो वेव्स हम ट्रांसमिट करते हैं, जो जितने भी हम रेडियो चैनल्स वगैरह या जहां पे भी कम्युनिकेशन में रेडियो वेव्स यूज करते हैं, वो इसी लेयर से जो है रिफ्लेक्ट बैक होके, मतलब ये एज ए शील्ड एक्ट करती है और वहां से ही रिफ्लेक्ट बैक होके हमारे पास वापस आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है।
द टेम्परेचर हियर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद दी हाइट। जो टेम्परेचर है फिर से इसमें, क्योंकि ये सन के पास जाना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए जो है थर्मो नाम इसका ये है कि विद इंक्रीज इन हाइट इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा ही होगा। सो दिस इज द वाई टेम्परेचर इंक्रीजेस। और जो इम्पोर्टेंट फॉर द प्रीलिम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि आयोनोस्फीयर के कारण ही ये देखो ऐसा हमें फिनोमिना देखना पड़ता है, देखने को मिलता है पोल्स के पास। जो पोलर रीजन है ना, वहां पे ऐसा फिनोमिना देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं ऑरोरा। अब ये है क्या? In the ionosphere, the ions of the solar wind collide with the atoms of the oxygen and the nitrogen from the Earth's atmosphere, forming the aurora. अब what is this basically? अब जो सोलर विंड जो आ रही है, मतलब कि सन से जो रेडिएशन सोलर विंड जो आ रही है, वो जब किससे कोलाइड करती है? जो हवा के बीच में, जो आयोनोस्फीयर के बीच में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उससे कोलाइड करेगी, तो ऐसा फिनोमिना देखने को मिलता है हमें स्काई में। सो किस कहाँ पे प्रेजेंट है ये? दिस इज इन द थर्मोस्फीयर, आयोनोस्फीयर, तो याद रखना। सो नेक्स्ट इज एक्सोस्फीयर। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज द एक्सोस्फीयर। इसके बारे में हमें बहुत ही कम नॉलेज है, ठीक है। और इस पे रिसर्च जो है चलती रहती है, जहां पे नॉलेज कम होती है वहां पे रिसर्च चलती रहती है। whatever contents are there, these are extremely rarefied in this layer and gradually merges with the outer space. तो इसके बाद एक्सोस्फीयर के बाद क्या है? हम स्पेस के साथ मर्ज कर जाते हैं। सो विद दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर एयर। अब सेकंड पार्ट क्या होगा? वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। अब ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट में इन दोनों में क्या फर्क होता है, क्या रीजंस होते हैं, प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप you understand the topic we have done today. So thank you for watching our video. If you like, please like our video as well as subscribe our channel and press the bell icon to get the updates. Thank you.